हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुग्रो। दिस इज सौम्या और आज हम करेंगे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 9 पार्ट 1 प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। ना होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमें भेज सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज समथिंग अबाउट मी। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज माई ईमेल आईडी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। नीचे आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के डायरेक्ट लिंक्स भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, so do follow there also. Some essential concepts. First is full employment equilibrium and underemployment equilibrium. अब हम इसका मीनिंग समझेंगे। full employment equilibrium और underemployment equilibrium का मीनिंग क्या होता है। Now AD and AS may be equal even when the resources are not fully utilized. अब सबसे पहले equilibrium कब स्ट्रक होता है, जब AD is equal to AS और सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस टाइम पे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो। जरूरी नहीं है जब एडी इज इक्वल टू एएस या फिर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो तो उस टाइम पे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो कि हर पर्सन एम्प्लॉयड है। तो ऐसा नहीं होता है। ईडी एंड एएस में बी इक्वल इवन व्हेन द रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पे रिसोर्सेज नॉट फुली यूटिलाइज्ड हो, अंडर यूटिलाइज्ड हो। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज व्हिच लीड्स टू आउटपुट वर्थ ₹10 बिलियन US। जो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो कितना वर्थ है उसका, $10 बिलियन US ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। बट उस ईयर में जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने प्लान किया है टू प्रोड्यूस $8 बिलियन US ओनली। उन्होंने ये प्लान किया है कि वो रिसोर्सेज अगर हम फुली यूटिलाइज करें तो $10 बिलियन US की प्रोडक्शन होगी, बट प्रोड्यूसर्स ने उस पर्टिकुलर ईयर में $8 बिलियन US प्रोड्यूस करने के लिए प्लान किया है। सो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में भी AD इज इक्वल टू AS होगा, क्योंकि जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है इट विल बी इक्वल टू प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई। दैट मीन्स कि जो प्रोड्यूसर्स का प्लान्ड आउटपुट होगा इट विल बी इक्वल टू प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड। अगर $8 बिलियन US प्रोड्यूस का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं तो उतना ही खर्चा हाउस होल्ड्स करेंगे। तो इस केस में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाएगी। अब दो पॉसिबल सिचुएशंस क्या होंगी इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। अब एक सिचुएशन ये होगी कि अगर $10 बिलियन US की प्रोडक्शन हो और इतना ही हाउस होल्ड्स का एक्सपेंडिचर हो $10 बिलियन US का। इस केस में क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब हमने सारे जितने भी रिसोर्सेज है उनको प्रॉपरली यूटिलाइज किया है। ऑन द अदर हैंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ये $8 बिलियन US की हमारी प्रोडक्शन होगी और इतना ही हाउस होल्ड्स का खर्चा होगा। तो इसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं दे विल बी अंडर यूटिलाइज्ड। इसमें अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज होंगे। ऑन द अदर हैंड जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा उसमें सारे रिसोर्सेज दैट इज $10 बिलियन US यूटिलाइज किए जाएंगे। उसमें कोई भी जो रिसोर्सेज हैं दे विल नॉट बी अंडर यूटिलाइज्ड। अंडर एम्प्लॉयमेंट में अंडर यूटिलाइज्ड होंगे। सो ये द कॉन्सेप्ट समझने बहुत जरूरी है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। Now what is full employment equilibrium? It refers to situation in the economy when AS is equal to AD along with fuller utilization of resources, so there is no excess capacity or unemployment in the economy. इसका मतलब सारे रिसोर्सेज को हमने यूटिलाइज किया है। जैसे एग्जांपल हमने लिया था $10 बिलियन US की अगर कैपेसिटी है किसी भी इकोनॉमी की, इतनी प्रोडक्शन हो रही है और इतना ही हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करें, सो देयर विल बी इक्विलिब्रियम विद फुल एम्प्लॉयमेंट और सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे प्रॉपर्ली। On the other hand, what is underemployment equilibrium? It refers to situation in the economy when AS is equal to AD. But without fuller utilization of resources, there is unutilized capacity or excess capacity in the economy even in the state of equilibrium. तो इसमें क्या होगा, इसमें भी AD is equal to AS होगा, but जो resources हैं वो fully utilize नहीं होंगे। Suppose resources जो हमने example में था $10 बिलियन US हैं, तो according to example $8 बिलियन US अगर हमने production करी है प्रोड्यूसर्स ने और उतने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर हो गया $10 बिलियन तो तब भी जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है दैट विल बी इक्वल टू
एग्रीगेट डिमांड, प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, तब भी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। बट अभी भी कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो अनयूटिलाइज्ड हैं और एक्सेस कैपेसिटी है इकोनॉमी में। Now what is voluntary and involuntary unemployment? When people choose to remain unemployed even when the jobs are available. जब जॉब्स अवेलेबल होती हैं तब भी लोग काम नहीं करना चाहते, उससे हम कहते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये कब होगा? ये सिचुएशन तब होती है जब उनको एग्जिस्टिंग वेजेस पे काम नहीं करना है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे उनको काम नहीं करना है, तब होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। On the other hand, what is involuntary unemployment? When some people are not getting work even when they are willing to work at existing wage rate. वो जो वेज रेट है उस पर काम करना चाहते हैं बट तब भी उनको काम नहीं मिल रहा है, उसे हम कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। Now what is full employment and natural unemployment? Full employment refers to situation when all those who are able to work and are willing to work are getting work. कि जितने भी लोग काम करना चाहते हैं अगर उनको काम मिल रहा है उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? Full employment situation. Now note, situation of full employment never implies a situation of zero unemployment. अब इसका मतलब ये नहीं होता कि zero unemployment है, लोग सारे ही employed है, कोई भी unemployment है ही नहीं. There is always some degree of unemployment called natural unemployment. हमेशा कुछ ना कुछ डिग्री होगा अनएम्प्लॉयमेंट का, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ जॉब्स इन द डायनामिक इकोनॉमी। सो अगर अनएम्प्लॉयड है कोई भी पर्सन ड्यू टू चेंजिंग ऑफ जॉब्स, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसके रीजंस क्या है चेंजिंग ऑफ जॉब्स के? मोबिलिटी ऑफ लेबर, shortage of raw material, shortage of power, tendency of workers to move from one job to another, so ये causes हैं इसके। Next is structural unemployment. Now this is the unemployment that results from the long-term decline of certain industries. अब long-term decline of कुछ जो industries होती है उनका अगर काफी टाइम तक decline हो रहा है उसकी वजह से भी क्या होगा? Structural unemployment है। Now अब ये जो situations है वो क्या होती है? When factors of production are in short supply. जब जो factors हैं उसकी supply कम हो, when laborers lack expertise for new emerging industry. जब laborers के अंदर expertise नहीं है, and next point when there is change in production technique. तो इसकी वजह से क्या होगा? There will be long term decline of certain industries. तो ये 3 पॉइंट्स है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। नाउ व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड? एडी इज डेफिशिएंट व्हेन इट डज नॉट परमिट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। जब पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी की फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है तब हम बोलते हैं कि एडी इज लेस देन एएस। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? एडी इज लेस देन एएस और AD falls short of its full employment level. जितनी एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए थी उतनी एग्रीगेट डिमांड नहीं हुई, तो उसे हम कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड। नाउ मेजरमेंट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, जो AD प्लान्ड AD, जो पर्पल में ये प्लान्ड AD है एंड ये रेड में AD फुल एम्प्लॉयमेंट AD। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट AD होता तो यहां होता, बट जो प्लान्ड एडी हमारा कहां पे आया? यहां तक ही आया। सो जो ये गैप है इसे हम कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड। अकॉर्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट वो यहां पे होना चाहिए था, ई पॉइंट पे होना चाहिए था इक्विलिब्रियम, बट अब जो न्यू इक्विलिब्रियम है दैट विल बी ऑन दिस पॉइंट। सो ये है हमारी डेफिशिएंट डिमांड। Now what are the causes of deficient demand? इसके causes, first
रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा सो सिचुएशन ऑफ पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशंस हो जाएगी, और ये 2015-16 में भी हुआ था। रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अब अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही कम हो गया, दिस मे बी बिकॉज ऑफ बजटरी कंस्ट्रेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वजह से भी, अगर रिडक्शन की वजह से भी कॉज होगी डेफिशिएंट डिमांड। देन डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स, अगर एक्सपोर्ट्स कम हो गए, अ फॉल इन एक्सपोर्ट्स इट विल इंप्लाई फॉल इन एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से जो एडी है वो कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड विल फॉल। नेक्स्ट, राइज इन एक्सपोर्ट्स, राइज अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो जाएंगे सो जो एक्सपोर्ट्स है वैसे भी नेगेटिव कंपोनेंट होता है एडी का, तो राइज इन एक्सपोर्ट्स की वजह से एडी फिर कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि बाहर के गुड्स लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे एंड डोमेस्टिक नहीं करेंगे। देन लास्ट, इंक्रीज इन टैक्स रेट्स, अगर टैक्स रेट्स इंक्रीज हो गए सो देयर विल बी it will reduce the capacity to spend even when the propensity to spend remains the same, तो इतना लोग स्पेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको टैक्स ज्यादा पे करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है वो फॉल हो जाएगी। Now we'll discuss consequences of deficient aggregate demand for critical situations in the economy. 4 situations आएंगी। पहली situation है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होगा, जो डेफिशिएंट डिमांड है इट विल लीड टू अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सो ओइंग टू डेफिशिएंसी ऑफ एडी, अब एडी अगर एग्रीगेट डिमांड कब होगी तो प्रोड्यूसर्स they are not able to fully utilize their resources, जितना वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं उतना वो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको फुली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो जो प्लान्ड आउटपुट है वो हमेशा कम रहेगी दैन द पोटेंशियल आउटपुट। पोटेंशियल ज्यादा होगी, ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट वो जो प्लान करेंगे वो कम ही करेंगे क्योंकि एडी डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक इन द इकोनॉमी। सो इन सिचुएशंस की वजह से अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रहेगा एंड प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू फुली यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन दिस सिचुएशन। अब इसे डायग्रामेटिकली समझते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को। Now this is x-axis, this is y-axis. x-axis पे हम ले लेते हैं y, इनकम या जीडीपी, एंड y-axis पे एग्रीगेट डिमांड, that is AD. Now this is y which is equal to AS, इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, हमें पता है। देन वील ड्रॉ एडी, दिस इज एडी, प्लान्ड एडी, जो हमने प्लान किया है एडी, जितना आउटपुट है, और ये रेड में ये फुल एम्प्लॉयमेंट एडी। सो ये जो सिचुएशन है दिस इज डेफिशिएंट डिमांड। सो इसके अंदर जो प्लान्ड एडी है दैट इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट एडी, तो ये कौन सी सिचुएशन हो जाएगी, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। तो इस सिचुएशन को ग्राफिकली हम ऐसे शो कर सकते हैं, और ये जो EF है ये डेफिशिएंट डिमांड है, एंड AD which is red is full employment AD and AD which is blue it is planned AD. So planned here. Now second consequence of deficient aggregate demand is deflationary gap. It is a situation when lack of demand leads to deflationary pressures in the economy. अब डिमांड कम होगी जिसकी वजह से डिफ्लेशनरी प्रेशर्स होंगे इकोनॉमी पे, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी इकोनॉमी की,
Low aggregate demand leads to low investment leads to low income, and low income leads to again low aggregate demand. तो इसे हम कहते हैं low level equilibrium trap या फिर deflationary spiral. कि low AD leads to low investment, low income, and low income, low aggregate demand again. तो ये क्या होता है? Deflationary spiral या low level equilibrium trap. Now measures of deflationary cap. Basically जो deflationary cap होता है वो क्या होता है? Deficiency of AD. Deficient aggregate demand को भी हम deflationary gap कह सकते हैं. So इसको हम ग्राफ पे देख लेते हैं. ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस. y एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड, x एक्सिस पर इनकम या जीडीपी. नाउ दिस इज y that is equal to aggregate supply ये प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है एंड ये फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड. अब जो इनके बीच का गैप है दैट इज डेफिशिएंट डिमांड which is equal to deflationary gap. ऐसे शो करना आपको एग्जाम में इसको. Now the third consequence is undesired stock. In the situation of low AD, producers are not able to sell all that they plan to sell. तो वो सारा नहीं सेल कर पाएंगे लो एडी की सिचुएशन में जितना वो चाहते हैं सेल करना, जिसकी वजह से अनडिजायर्ड स्टॉक आ जाएगा. क्लियरेंस ऑफ अनडिजायर्ड स्टॉक. अब क्लियर करने के लिए जो उनके पास स्टॉक बचा हुआ है, जो प्रोडक्ट्स बचे हुए हैं उनको बेचने के लिए इट विल लीड टू फॉल इन प्राइसेस. उनको कम प्राइसेस में सेल करना पड़ेगा. सेकेंड, फॉल इन प्लान्ड आउटपुट. तो जो प्लान करेंगे वो आउटपुट वो भी अब नेक्स्ट टाइम कम हो जाएगी. नाउ द फोर्थ कॉन्सिक्वेंस इज लॉस ऑफ प्रॉफिट. दिस हैपेंस बिकॉज, अभी क्यों होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट? डेफिशिएंट एडी की वजह से होता है. ये जब एडी डेफिशिएंट हो जाता है तो लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है. एंड ये क्यों होता है? प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू सेल द डिजायर्ड स्टॉक. जितना वो चाहते उतना सेल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें लॉस ऑफ प्रॉफिट हो जाता है. सेकेंड, अनडिजायर्ड स्टॉक लीड्स टू प्राइस क्रैश. अब अभी हमने पढ़ा था कि अगर स्टॉक्स बचेंगे तो उसको कम प्राइस में हमें सेल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को लॉस होगा. नाउ डेफिशिएंट एडी हर्ट्स बिजनेस एक्सपेक्टेशंस. तो बिजनेस एक्सपेक्टेशंस भी हर्ट होंगी. लो बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, बीज बिजनेस एक्सपेक्टेशंस लीड्स टू लो इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से अगर एडी नहीं है तो लोग इतना इन्वेस्ट नहीं करेंगे. ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूसेस. सारी एक्टिविटी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो कम हो जाएंगी और जो इकोनॉमी है वो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में दोबारा से आ जाएगी. Where low demand leads to low income and low income leads to low demand. अब ये लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप बेसिकली अभी हमने पहले भी पढ़ा था. क्या होता है कि लो डिमांड की वजह से लो इनकम होगी और लो इनकम की वजह से लो डिमांड होगी. नाउ हेयर इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पर्सनली टेक्स्ट करके भी आप पूछ सकते हैं. Thanks for watching.